हुई थी। भाग्य के शुरुआत में हमने बात किया था कि फाउंडेशन का निर्माण कार्य हम क्यों करते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, निर्माण के उद्देश्य के बारे में हमने जाना था। उसके बाद साइट के एक्सप्लोर यानी कि साइट के पड़ताल करने की विधि और उसके उद्देश्य के बारे में भी हमने जानकारी इकट्ठा करी। विभिन्न प्रकार के लोड जो हमारे भवन पर लगते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया। मैं यहाँ पे दोहरा दूँ एक बारी, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। हमारे भवन पे मुख्यतः 4 प्रकार के लोड लगते हैं। डेड लोड यानी कि अचल भार, इम्पोज्ड लोड जिसे हम लाइव लोड की तरह भी जानते हैं, लाइव लोड लगता है यानी कि चल भार। विंड लोड और स्नो लोड के बारे में हमने भाग 1 में पढ़ा था। उसके बाद मृदा की धारण सामर्थ्य यानी कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में जाना। मैं दोहरा दूं बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, चूँकि ये महत्वपूर्ण बिंदु है। बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कोई भी मिट्टी अपने प्रति वर्ग क्षेत्रफल पे जो अधिकतम भार बिना विफल हुए सह सके, वही बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है। यहाँ पे मिट्टी के विफल होने से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे ही आप मिट्टी पे भार आरोपित करते हैं उसमें वर्टिकल सेटलमेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड सेटलमेंट होने लगता है, मिट्टी नीचे की तरफ धंसने लगती है, वही हम विफलता की तरह गिन रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अलग अलग मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे बेरिंग कैपेसिटी किसी मृदा की कैलकुलेट करते हैं। अब इस दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से जो फाउंडेशन है वो कितने प्रकार की होती है। फाउंडेशन को यहाँ पर मैंने जो एक प्लॉट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, वर्गीकृत करने की कोशिश की है। फाउंडेशन को मुख्यतः 2 भाग में हमने विभाजित किया है। पहला है शैलो फाउंडेशन और दूसरा डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन जैसा नाम से ही लग रहा है कि इसकी गहराई कम होगी, अभी इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठा करेंगे। दूसरा शैलो फाउंडेशन में जो पहला प्रकार है वो स्ट्रिप या वॉल फाउंडेशन है, फिर कॉलम फाउंडेशन है, राफ्ट या मैट फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन और इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। ये मुख्यतः 5 प्रकार हैं शैलो फाउंडेशन के। और जब हम डीप फाउंडेशन की बात करते हैं तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जैसा पाइल फाउंडेशन आपको दिख रहा है, पियर फाउंडेशन और वेल या कैजन फाउंडेशन। तो ये अलग अलग प्रकार हैं जिसको हमने एक प्लॉट से आपको दिखाने की कोशिश करी है। अभी हम लोग विस्तृत रूप से इन सभी के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं शैलो फाउंडेशन, जिसे हिंदी में हम उथली नींव भी बोलते हैं। जैसा नाम से ही लग रहा है कि इसकी जो गहराई होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? डीप फाउंडेशन से। जब डीप फाउंडेशन के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उसके बारे में स्पष्ट हम कोई अपना विचार बना पाने में सक्षम होंगे। अगर मैं शैलो फाउंडेशन के परिभाषा के बारे में बताऊं या उसके बारे में जान पहचान आपसे कराऊं, तो शैलो फाउंडेशन हम उसको कहते हैं जिसका विड्थ उसकी डेप्थ से कम हो या बराबर हो। जैसे फाउंडेशन का कोई विड्थ होगा और उसकी कोई डेप्थ होगी, अगर विड्थ डेप्थ से बराबर है या कम है तो उसको हम शैलो फाउंडेशन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा जो इसका कैटेगराइजेशन है या फिर वर्गीकरण है या इसका जो परिभाषा है वो उसको बनाने के लिए जो हम तथ्य इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि जो शैलो फाउंडेशन या उथली नींव निर्माण के लिए हमें खुला गड्ढा खोदने की आवश्यकता पड़ती है। मैं इन दोनों बिंदुओं को एक चित्र के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मान लिया कि ये हमारा ज़मीन का सतह था, इसके नीचे हमने ये फाउंडेशन का निर्माण किया। मान लिया कि ये इतना फाउंडेशन का हिस्सा है। अगर हमने इसका निर्माण किया तो ये जो डेप्थ है d और ये जो विड्थ है b, शैलो फाउंडेशन के लिए d मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए। यानी कि जो डेप्थ है फाउंडेशन की वो जो फाउंडेशन के बॉटम का विड्थ है उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। दूसरा बिंदु जो है वो ये कहता है कि हमें इसके निर्माण के लिए खुला गड्ढा खोदने की ज़रूरत है। जैसे इसी फाउंडेशन के निर्माण करने के लिए हमें ऊपर से एक खुला गड्ढा खोदने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम इसके नीचे ये फाउंडेशन अपना फिट कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको भी हम क्या कह लेंगे? शैलो फाउंडेशन यानी कि उथली नींव कह लेंगे। अब इसके अलग अलग प्रकार है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो शैलो फाउंडेशन के प्रकार है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा वो स्ट्रिप या वॉल फुटिंग है। स्ट्रिप या वॉल फुटिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जो हमारे भवन निर्माण कार्य होते हैं, जो रिहायशी भवन है, कमर्शियल भवन है, उन सबको 2 प्रमुख हिस्सों में बांट दिया जाता है निर्माण के आधार पर, लोड बियरिंग के आधार पर। पहला तो होता है लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर, जिसमें भवन पर जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है या भवन पे आने वाले सभी लोड को दीवार के माध्यम से फाउंडेशन तक पहुंचाया जाता है और अंत में उसको मृदा पर यानी कि भूमि पर
ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मैं दोहरा दूँ, लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर में लोड दीवार के माध्यम से फाउंडेशन तक जाता है और उसके बाद वो मृदा पर स्थानांतरित किया जाता है। जैसा कन्वेंशनली जो पुराने मकान आपके इर्द गिर्द बने हुए मिलेंगे, अब तो हर जगह फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होने लगा है, बट जो पहले भवन निर्माण कार्य किए जाते थे वो बहुत ज़्यादा हद तक यही लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर ही बनाए जाते थे, जिसमें दीवार के माध्यम से लोड को मृदा पर स्थानांतरित, फाउंडेशन के माध्यम से मृदा पर स्थानांतरित किया जाता था। तो जब हम लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वहाँ पर जो फाउंडेशन का हम इस्तेमाल करते हैं उसको स्ट्रिप या वॉल फुटिंग कहते हैं। देखिए, उद्देश्य वही है जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि फाउंडेशन निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो हमारे अधिसंरचना की वजह से लोड आ रहा है उसको बेस का एरिया, बेस किसका, फाउंडेशन के बेस का एरिया बढ़ा करके हम मृदा पर स्थानांतरित करें। इस चित्र में आप देख रहे होंगे जो रेड कलर से मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये लोड बियरिंग वॉल है। ये जो वॉल है आपकी, ये लोड बियरिंग वॉल है, यानी कि ये जिस भी संरचना में इस्तेमाल हो रही है, इस वॉल पर सीधे सीधे भार आ रहा होगा। तो इस भार को जब हम फाउंडेशन पर स्थानांतरित करेंगे तो देखिए जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है जिस पे लोड लग रहा है, मैं इसको हैचिंग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी एरिया से ये जो फाउंडेशन के बेस की एरिया है बहुत ज़्यादा है। यही तो हमारा मूल उद्देश्य था कि हम प्रेशर को कम कर सके किसी भी तरह से। प्रेशर को कम हम कैसे कर सकते हैं, या तो अधिसंरचना का भार कम कर दें, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हमने अपने उद्देश्य के हिसाब से ही भवन निर्माण किया है। तो हमें प्रेशर कम करने के लिए बेस का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। बेस का एरिया बढ़ाने के लिए हमने ऐसे फाउंडेशन का चुनाव किया है जो ऊपर तो कम है। जैसे मैं यहाँ पे एरिया की बात करूँ, A1 अगर मैं इसको अंकित करूँ तो A1 और बेस पर जो A2 है, A1 क्या है, बहुत ज़्यादा कम है A2 से। और जब ऐसा होगा तो जो P1 होगा, यहाँ पे जो A1 की वजह से जो प्रेशर P1 आ रहा होगा और जो A2 के वजह से जो प्रेशर P2 आ रहा होगा, जब इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो P2 क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा P1 से। यही तो हमारा उद्देश्य था फाउंडेशन निर्माण करने का, या अपना जो हमारा फाउंडेशन का चुनाव करने का। तो लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि दीवार पर आने वाले लोड को इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना करके, ये सेटबैक है, ये नीचे जाते समय इसका बेस लगातार बढ़ता रहता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना करके भूमि पर सुरक्षित रूप से अपने लोड को स्थानांतरित कर पाने में हम सक्षम हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर की। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैं दूसरे प्रकार का जो आपका स्ट्रक्चर होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, मैं उसमें बता दूं। फ्रेम स्ट्रक्चर में बेसिकली हम बीम और कॉलम का जाल इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही बृहद रूप होता है आपके भवन निर्माण कार्य का। इसमें जो भी लोड आता है वो बीम के माध्यम से कॉलम पे स्थानांतरित होता है और कॉलम के माध्यम से फिर वो फुटिंग पर स्थानांतरित किया जाता है। जैसे पहले क्या था कि दीवार के हर बिंदु पर लोड आरोपित होता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बीम पे आने वाले लोड को हम सबसे पहले कॉलम पे ट्रांसफ़र करते हैं और कॉलम की मदद से हम फिर उसको फाउंडेशन पे, अंतोगत्वा वो कहाँ चला जाता है, मदर अर्थ पे, यानी कि हमारे ज़मीन पर वो लोड विभाजित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है सुरक्षित रूप से। अब इस संरचना में देखिए, आपको जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पर अनलाइकली जो वॉल या स्ट्रिप फुटिंग है जिसमें हर बिंदु पे आपका लोड आ रहा होता है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। आपको ये एरो से दिख रहा है कि क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एक्सियल लोड हमारे कॉलम पे आ रहा है। उसको ज़मीन पर विभाजित करने के लिए हमने स्क्वायर फुटिंग बनाई है, जिसका एरिया, अगर मैं यहाँ पर ये जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है यहाँ की एरिया को दिखाऊँ, अगर इसको A1 कहूँ और इसके बेस की एरिया को A2 कहूँ, तो आपको फिर वही कहानी आपको नज़र आ रही होगी कि A1 इज़ वेरी मच लेस देन, बहुत ज़्यादा लेस देन है किसके, बहुत ज़्यादा कम है A2 से। और जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रेशर P1 आएगा यहाँ पर और जो प्रेशर P2 आएगा यहाँ पर, तो P2 क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा P1 से। यही हमारा उद्देश्य था कि हम सुरक्षित रूप से किस प्रकार अपने लोड को हम अपने मृदा पर स्थानांतरित कर पाएँ। तो जब हम बीम या कॉलम संरचना का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वहाँ पर कॉलम फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो एक कॉलम पे आ रहे हुए केंद्रित बल को बड़े चौड़े एरिया में उसका प्रसार करके सुरक्षित रूप से मृदा पर स्थानांतरित कर देती है। अगला जो सैलो फाउंडेशन का प्रकार मैं यहाँ पे आपके साथ चर्चा करूँगा, मैट या राफ्ट फुटिंग है। ये
इसका निर्माण कार्य हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पर मृदा की धारण सामर्थ्य बहुत ही कम हो। अभी जो हमने पहले इसके बारे में बताया था आपको, मृदा की धारण सामर्थ्य के बारे में, अगर मृदा की धारण सामर्थ्य बहुत कम है या वाटर टेबल बहुत ऊपर है, मतलब हमारे सतह से नज़दीक है अगर अपना भूजल स्तर, तो हम मैट या राफ्ट फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा, अभी तो मैं इसकी संरचना पे आऊँगा, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है यहाँ पर वो ये है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट भवन में नहीं होता अगर आपने मैट या राफ्ट फुटिंग दे रखी। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर चित्र में आपको 6 कॉलम दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉलम है, 6 दिख रहा है। अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा तो इसमें से कोई 1-2 कॉलम ज़मीन के नीचे धंस जाएगा, थोड़ा ही 1-2 सेंटीमीटर ही धंसेगा लेकिन धंस जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट बिल्कुल रुक जाती है अगर हम मैट या राफ्ट फुटिंग का निर्माण करते हैं। अब देखिए मैं आपको प्लान दिखा दूं कि मैट या राफ्ट फुटिंग कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए एक बहुमंजिला इमारत आपको बनानी है, ये कोई x मीटर इधर है, y मीटर ये आपका प्लॉट है, इसी पे बहुमंजिला इमारत आपको बनाने की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे ये पूरा जो मिट्टी है इसको एक्सकेवेट कर लेंगे डेप्थ तक, जितना डेप्थ तक आपको ज़रूरत है, जितनी गहराई तक आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है इस राफ्ट फुटिंग के निर्माण के लिए, उतनी गहराई तक आप क्या करेंगे, इसको ओपन पिट, खुला गड्ढा खोद देंगे। और फिर वहाँ पर एक आपको ये बॉटम जो दिख रहा है बेस स्लैब, इस चित्र में जो बॉटम में दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, बेस स्लैब। ये आरसीसी का होता है, इसमें कंक्रीट यानी कि सीमेंट, गिट्टी, बालू, पानी और कुछ एडमिक्सचर्स के साथ एक बढ़िया मसाला बनाया जाता है, कंक्रीट बनाई जाती है, जिसको एक स्टील के जाल के ऊपर डाल दिया जाता है। स्टील में से यहाँ मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप माइल्ड स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं तो Fe 250, अगर HYSD इस्तेमाल करें तो 415, जो भी बार आप इस्तेमाल कर रहे हों वो डिज़ाइन के हिसाब से होता है। तो उसका जाल बना करके हम इस गड्ढे में, जो खुला गड्ढा है उसके अंदर नीचे एक स्लैब कास्ट कर देते हैं। वो काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी फर्म होता है, और उसी स्लैब में से ये कॉलम वाली सरिया, जो कॉलम आपको यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, उसी स्लैब में से ये कॉलम वाली सरिया को हम बाहर निकाल लेते हैं। और यही कॉलम आपके इंटायर बिल्डिंग तक, मतलब जितनी मंजिले, 10 मंजिला, 20 मंजिला, जितना मंजिला आप बनाएंगे, जो कॉलम की सरिया यहाँ से निकली है वही कंटिन्यूटी में ऊपर बढ़ती चली जाएगी। अब इन कॉलम के बीच की दूरी को समान रखने के लिए, इनको एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रखने के लिए, बांधे रखने के लिए हम ये बीम का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम क्रॉस बीम बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे सभी कॉलम को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए हम बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस बीम बोलते हैं। तो मैट या राफ्ट फुटिंग अमूमन आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो ये आपको मिलेगा बहुमंजिली इमारत के निर्माण कार्य के फाउंडेशन में, आपको ये प्रकार बहुत ही आम तौर पे आपको मिल जाएगा। अब अगले फाउंडेशन की बात अगर मैं करूँगा तो वो ग्रिलेज फाउंडेशन, जैसा मैंने आप सूचीबद्ध कर रखा है, लिख रखा है। ग्रिलेज फाउंडेशन का महत्व क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवगत करा दूँ। ग्रिलेज फाउंडेशन में सर्वप्रथम आपको जान लेने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो लोड होता है वो कंसंट्रेटेड यानी कि केंद्रीय बल होता है और बहुत ज़्यादा होता है, और आपको उसको प्रसारित करने के लिए, मतलब एक बड़े एरिया पर फैलाने के लिए, अगर सफिशिएंट डेप्थ यानी कि जितना आवश्यक गहराई है वो नहीं मिल पा रही है, या वो अनइकोनॉमिकल हो जा रही है। अनइकोनॉमिकल का मतलब क्या है, उसके निर्माण में, उसको गहराई तक ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रिलेज फाउंडेशन का चुनाव करेंगे। ग्रिलेज फाउंडेशन के बनाने में हम इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, हालांकि डिटेल में मैं इसको आपको तब बताऊँगा जब हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर मैं पूरे विस्तृत रूप से बताऊँगा कि हमारे पास हॉट रोल्ड सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स के कितने तरीके के सेक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको बता दूँ, इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन, जिसको आप साधारण भाषा में आई सेक्शन के तौर पे भी जानते हैं। थोड़ा चित्र यहाँ बहुत क्लियर मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आप इस चित्र से समझ पा रहे होंगे कि यह कुछ ऐसा दिखता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम गर्डर्स भी कह लेते हैं। ये ऐसा स्वरूप इसको किस प्रकार दिया जाता है, इसके अगर मैन्युफैक्चरिंग पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँ तो एक गर्म इस्पात के ब्लॉक को
एक सीरीज ऑफ रोलर्स यानी कि रोलर्स की श्रृंखला से गुजारा जाता है, और जब वो गर्म इस्पात का ब्लॉक जब रोलर की श्रृंखला से गुजरता है तो उसको ऐसा स्वरूप मिल जाता है। ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये इस तरह से खूब लंबा सा होगा, और इसका जो लंबाई होता है जो फैक्ट्री में प्री मैन्युफैक्चर्ड होता है, अगर आपने ऑर्डर देकर नहीं बनाया है तो 39 फीट या 42 फीट, यही दो लेंथ में हमारे पास मार्केट में उपलब्ध होता है, मौजूद होता है। इसको हम शॉर्ट भाषा में इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन बोलते हैं। अब इसमें कई सारे प्रकार है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम सेक्शन, इस तरीके से हैवी बीम सेक्शन। तो इन्हीं का इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है चित्र में, ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम आई सेक्शन बोलते हैं, जो टेक्निकली सही बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन ही ज़्यादा सही है। और ऐसा हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादातर हम किस में इस्तेमाल करते हैं, बीम बनाने में इस्तेमाल हम इसको करते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अरेंजमेंट होता है। जहाँ पर केंद्रित बल, जैसे इस कॉलम से हमारा केंद्रित बल आ रहा है, इसको सबसे पहले हमने ये जो आई सेक्शन की श्रृंखला है इस पे बांटा, फिर इसके 90 डिग्री पर प्लेस किया हुआ फिर से आई सेक्शन है। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, एक आई सेक्शन इधर है, फिर इसके बाद इस डायरेक्शन में है, और फिर आपको ये इस डायरेक्शन में आई सेक्शन दिख रहा है, और फिर ढेर सारे आई सेक्शन इस डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम जो कड़ी बनती जाती है, जो यहाँ पे केंद्रित बल है वो थोड़ा सा प्रसार होता है, फिर यहाँ पे थोड़ा और प्रसारित किया जाता है, फिर अंत में आकर के ये पूरे इतने बेस पर प्रसारित हो जाता है। ये पूरा इतने बेस पर हमारा आई सेक्शन प्रसारित हो जाता है, जो लोड है उसके मदद से फैल जाता है, और अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो अचीव हो जाता है। गोल हमारा क्या था कि लोड को समान रूप से प्रसारित करके, फैला करके, एक बड़े एरिया पे फैला करके उसको मिट्टी पे स्थानांतरित कर दे, जिससे कि मिट्टी फेल होने से पहले ही उस लोड को सह सके और हमारे जो संरचना है उसको एक मजबूत फर्म आधार प्रदान कर सके। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि शैलो फाउंडेशन में 4 प्रकार का जिक्र किया हमने, बहुत सारे और भी प्रकार है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे डीप फाउंडेशन यानी कि गहरी नींव। गहरी नींव क्या होता है, ये अगर इनका निर्माण हम कब करते हैं, अगर हमारा जो बल है, जो फोर्स है, संरचना का बल है, वो बहुत ज़्यादा आ रहा हो, लोड क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, और मृदा की धारण सामर्थ्य कम हो, उसको शैलो फाउंडेशन में से जो भी हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं उनका निर्माण करना संभव न हो या बहुत महंगा पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या गहरी नींव का चुनाव करते हैं। गहरी नींव के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है कि अगर जो भूजल स्तर है वो सतह से बहुत नज़दीक है, तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप डीप फाउंडेशन यानी कि गहरी नींव का कंस्ट्रक्शन करें, वहाँ निर्माण करें, क्योंकि मैंने पहले भाग में आपको अवगत कराया था कि जो जल है यानी कि पानी है वो बहुत व्यापक प्रभाव डालता है हमारे मृदा के सामर्थ्य पे, मिट्टी के स्ट्रेंथ पे। तो अगर मिट्टी के जो हमारा सतह है, ज़मीन का सतह है, उससे भूजल स्तर अगर बहुत नज़दीक है तो उसमें हमें गहरी नींव का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। अब गहरी नींव में जो पहला मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वो पाइल फाउंडेशन है। ये बहुत ही कॉमन प्रकार है गहरी नींव का, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समय खर्च करके बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइल कैसे बनाया जाता है या इसका निर्माण कैसे किया जाता है। आप एक महत्वपूर्ण बात नोट कर लें कि पाइल कभी भी अकेले नहीं इस्तेमाल किया जाता है, अमूमन नहीं किया जाता है। जैसे आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, हमने 1, 2 और 3 पाइल दर्शाए हैं। इस तरीके से और भी ज़्यादा पाइल हो सकते हैं, हमारे लगने वाले भवन पे आने वाले लोड के आधार पे हम और भी ज़्यादा पाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर पाइल कैप होता है, जो ये आपको दिख रहा है ये पाइल कैप है, और फिर यहाँ पे कॉलम है। अब ये पाइल के निर्माण की क्या विधि होती है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम साइट का चुनाव कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमारा साइट है, ये ज़मीन का सतह है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक होल ड्रिल करते हैं। ये ड्रिलिंग कैसे की जाती है, ऑगर के माध्यम से की जा सकती है, कोई हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल करके इसको ड्रिलिंग की जा सकती है। हम ये हॉलो ड्रिल करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम
स्टील का जाल डालते हैं। देखिए वो स्टील का जाल कैसे होता है, जैसे इसका जो डायमीटर डी है, अगर मान लिया हमने इसका डायमीटर डी है तो कुछ इससे इस डायमीटर से थोड़ा कम करके हम स्टील का जाल इस तरीके से बना लेते हैं जो ऊपर से देखने पे कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इस तरीके से जाल बनाते हैं। इसमें हेलिकल रीइंफोर्समेंट बनाते हैं। हेलिकल रीइंफोर्समेंट कुछ इस तरीके से एक ही सरिया को गोल गोल मोड़ करके इस तरीके का हम जो स्टील बार्स का, स्टील मैं जब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं ISR जो हमारे पास अवेलेबल FE 415 है या माइल्ड स्टील 250 है, मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो जब मैं इस्पात के छड़ों का ये जाल बना लूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, इस जाल को इसके अंदर जो हमने ये ड्रिलिंग की है ज़मीन के अंदर, ये इसकी गहराई कितनी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार की पाइल बना रहे हैं। जैसे एंड बियरिंग पाइल बना रहे हैं तो ये गहराई कहाँ तक होगी, नीचे मौजूद हार्ड स्ट्रेटा तक होगी, यहाँ पर बोल्डर्स मौजूद होंगे, उतनी गहराई तक ये ड्रिलिंग की जाएगी। ये हो सकता है कि 20 मीटर, 25 मीटर, 45 मीटर तक भी जाए, उसका आपको चिंता नहीं करना है। जितनी गहराई तक आप इसको बनाएंगे उतना लंबा ये आप स्टील का जाल बना करके उसको सीधे इसमें इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे क्रेन की मदद से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप प्री मिक्स्ड कंक्रीट जो बहुत अच्छे ग्रेड की होगी उसको ले आकर के इसमें पोर कर देंगे और इसको सेटल होने दें। इसको जो कंक्रीट ग्रीन है उसको ड्राई होने देंगे, पकने देंगे। उसका क्योरिंग अगर कर पाएंगे तो कर सकते हैं तो कर लेंगे, उसको आवश्यक भी होता है, कंक्रीट के साथ क्योरिंग आवश्यक है। तो इस तरीके से हमारा पाइल निर्माण हो जाता है। पाइल का जैसे ये जो पाइल आप देख रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन करने की विधि ठीक इसी तरह होती है जैसा मैंने यहाँ पे चित्र में आपको समझाने का प्रयास किया है। जब एक बार सारी पाइल्स बन जाती हैं तो उसका लेवल मैच करा करके कि सभी पाइल्स का जो टॉप लेवल है वो क्या हो, समान आधार पर हो, समान लेवल पर हो, उसको मैच कराने के बाद फिर यहाँ पे हम ये जो शेडेड पोर्शन में बनाऊंगा ये पाइल कैप का हम निर्माण करते हैं। इसको और विस्तृत रूप से हम इस चित्र में देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने दोनों तरह के पाइल्स के बारे में चर्चा करना चाहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एंड बियरिंग पाइल्स है। एंड बियरिंग पाइल में क्या होता है, जो कॉलम पे जो लोड आ रहा होगा उसको पाइल कैप पे सबसे पहले इस तरीके से समान रूप से विभाजित करेंगे, फिर वो इन सभी पाइल्स के माध्यम से ये लोड कहाँ स्थानांतरित कर देगा, ये जो बॉटम पे हार्ड स्ट्रेटा है वहाँ पर। दूसरे प्रकार की जो पाइल हमारे पास मौजूद है, उपलब्ध है, वो फ्रिक्शन स्किन फ्रिक्शन पाइल है या फ्रिक्शन पाइल है। यहाँ पर जो लोड आ रहा होगा, जैसे 3 पाइल का ग्रुप हमने बनाया है, तो जो भी लोड यहाँ पे x आया तो मान लीजिए x/3 इस पे आया, x/3 इस पे आया, तो जो ये x/3 फोर्स है वो पूरा का पूरा स्किन फ्रिक्शन से ही स्थानांतरित होगा। यानी कि पाइल से सटा हुआ जो मृदा है उसमें घर्षण की वजह से ही ये लोड पूरा स्थानांतरित हो जाएगा। अगला जो फाउंडेशन के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपको, वो वेल फाउंडेशन है। इसको आप कहाँ देख पाएंगे, इसको जब कभी आप किसी नदी में बन रहे पुल को देखेंगे और उसके फाउंडेशन पे जाएंगे तो आपको वो वेल फाउंडेशन दिखेगा। इसके महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं मैं उसके बारे में चर्चा कर लूँ। इसमें बॉटम पे एक कटिंग एज लगा होता है। कटिंग एज कैसा होता है, एक सर्कुलर छल्ला होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है उसका, या टॉप व्यू कह सकते हैं, ऊपर से देखने पर वो ऐसा ही आपको वेल फाउंडेशन दिखेगा। इसी तरीके से निचला जो बॉटम है, जिसको मैं ये आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ रेड कलर से, ये क्या होता है, कटिंग एज होता है, स्टील का होता है। जब इस पर हम भार लगाते हैं तो ये ज़मीन के अंदर घुसता चला जाता है। अब भार हम इस पर कोई क्रेन से या कोई आरोपित भार नहीं लगाते हैं, इसके ऊपर हम कंक्रीट की दीवार, सर्कुलर दीवार, जैसे ये आपको दिख रहा है सर्कुलर, इसी तरीके से सर्कुलर दीवार हम इसके ऊपर कास्ट कर देते हैं। फिर क्रेन की मदद से इसके नीचे से मिट्टी को बाहर निकालते रहते हैं, लगातार निकालते रहते हैं। तो आप देखिए जब आप यहाँ पे खड्डा खोद देंगे, मिट्टी निकाल देंगे, तो ये क्या होगा, स्वतः ही जो कंक्रीट का भार है इसके वजह से ये नीचे ज़मीन में धंसता चला जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिंकिंग ऑफ वेल। और जब ये एक मजबूत स्ट्रेटा तक पहुंच जाएगा तो हम ये सिंकिंग बंद कर देंगे, मतलब नीचे से मिट्टी निकालना बंद कर देंगे। इसमें सैंड यानी कि बालू भर देंगे। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, जैसे ये हार्ड स्ट्रेटा तक हम पहुंच गए तो हमने ये सिंकिंग बंद कर दी, यानी कि अंदर से मिट्टी निकालना बंद कर दी। अब हमने इसमें बालू भर दिया, बालू भरने के बाद यहाँ पे वेल कैप लगा दिया, वेल कैप के बाद हमने ये कॉलम बाहर निकाल दिया।
जो आपको नदी में पुल दिखता है वो आपको सिर्फ इतना सा दिखता होगा, लेकिन इसके नीचे क्या लगा होता है, वेल फाउंडेशन बना होता है। तो ये आप कभी भी अगर किसी नदी के पुल से गुजरें और बगल में नया पुल बन रहा हो और इसको अगर आपको देखने का मौका मिले, तो यह एक सिविल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है जिसमें बहुत ही कम एफर्ट के साथ एक अच्छी टेक्निक स्ट्रेटजी लगा करके हम इस तरीके के फाउंडेशन का निर्माण कार्य कर पाने में सक्षम होते हैं। ये बहुत हैवी लोड और डायनेमिक लोड, यानी कि ट्रक मूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या स्टैटिक लोड नहीं, डायनेमिक लोड है, उसको झेल पाने में सक्षम होता है। उस लोड को मृदा पर, हार्ड स्ट्रेटा पर, मजबूत सतह पर स्थानांतरित कर पाने में ये समर्थ होता है। तो आप वेल फाउंडेशन के बारे में आज समझ पाए हैं कि हम इसका निर्माण कार्य क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था।